ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗਾਜ਼ੀਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸੀ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਡਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ खड़ा करता। साथियों, जैसा कि परमात्मा को मंजूर होता है वो होता है, लेकिन हमारी सरकार बड़ी उसके साथ हम लाए थे कि मोदी जी किसानों के लिए कुछ भला करेंगे। चलो, जिन्होंने तरह तरह की घोषणा की थी, मैं चाय बेचने वाला हूँ, ये हूँ, मेरे कुछ नहीं है, मैं झोले लेके आया हूँ, झोले लेके जाऊँगा, न देश को बिकने दूँगा, न देश को मिटने दूँगा, न लुटने दूँगा, और किसानों की आमदनी दूनी करेंगे, हम लाभकारी मूल्य देंगे, हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, किसान का कर्जा माफ़ कर देंगे, और किसान के हर खाते में 15-15 लाख रुपए देश के सरकार खाते में होंगे, कायदे वापस लाएंगे। अच्छा राजपाल जी, एक बात और बड़ी अहम बात है, अब जो डकैत साहब ने 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया सरकार को, उसके बाद जो सवाल हैं जो उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर इतना लंबा समय क्यों सरकार भी पैतरा बदलती रही है। सरकार ने 10-12 बार वार्ता की है, हम सड़कों पर इन्होंने रोक दिया नहीं कि तो रुके हुए पड़े नहीं, क्या रोक दिया, हम यहाँ पड़े रहते। आज 74वां दिन है, सड़कों पर पड़े हैं। 26 जनवरी को दुर्भाग्यता हम झंडा फहराने के मूड में थे, चूँकि हम छोटे से थे, तभी अध्यापक ने जब 5 हम पढ़ते थे तब झंडा दे दिया था हाथ में कि प्रभात फेरी करके आओ, जो गणतंत्र दिवस है और झंडा फहराओ। तो जब 5 में पढ़ते थे, आज 73 साल की हमारी उम्र है, 74 साल की उम्र है, और आज दिल्ली में जो हमारे बुजुर्ग आते थे, दिल्ली में हमें रोक दिया गया, और दिल्ली में रहने पर झंडा न फहराए तो दुर्भाग्य। वो हमने रखा था सरकार के सामने कि दिल्ली आ गए तो झंडा जरूर फहराएंगे, और हमारे ट्रैक्टर हमारे साथ है, हम परेड निकालेंगे। हमें मानवता के नाते झंडा फहरा लेना जाए, इंसानियत के नाते, और हमें आप जहाँ चाहो वहाँ गलियारे दे दी जाए, रास्ता दे दी जाए कि हम मानवता के नाते झंडा फहरा सकें। किस तरह जैसे आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश हुई थी, आप शुरू से इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हो, तो किस तरह जो कैसे सब जो मुमकिन हुआ कि फिर से आंदोलन खड़ा हुआ, कैसे लोगों को अपील की या कैसे इकट्ठा किया, सारा जो विस्तार से बताइए। तो वो स्थिति ये पहले से ही 10-12 बार वार्ता हुई। वार्ताएं केवल ड्रामा रहा। पहले वार्ता कहती जाती थी कि भाई काले कानून वापस तो नहीं होंगे, संशोधन हो सकता है। तो मतलब क्या वार्ता का औचित्य क्या रहा जो संशोधन हो सकता है? हमारा ये था कि काले कानून बिल वापस नहीं तो घर वापस नहीं, शुरू से ही हमारा रहा है, और आज भी ये बिल वापस नहीं तो घर वापस नहीं। फिर वार्ता किस बात की? जब कोई निर्णय नहीं ले हुए तो वार्ता तो वही ड्रामा रहा। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में ला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट बीच में आया, और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया, जिसमें भूपेंद्र सिंह मान जो हमारे साथ थे, पहले ही चले गए थे भारतीय किसान छोड़ के, वो थे। एक अशोक गुलाटी थे। अशोक गुलाटी MSP के ये चेयरमैन थे, जो रेट तय करते थे। जब हम कांग्रेस की वहाँ में प्रधानमंत्री से मिले, प्रधानमंत्री हमारे हिंदी नहीं जानते थे, उन्होंने मेयर टेका साहब थे, कृषि मंत्री के पास भेज दिया, शरद पवार के पास। वहाँ हम गए, हमने कही मिल गया, आपका आदर क्या है? MSP तय करने का, किसान आत्महत्या कर रहा है, लाभकारी नहीं मिल रहा, कसौटी कौन सी है जिससे आप MSP तय करते? उन्होंने कहा कि अशोक गुलाटी करते हैं, अशोक गुलाटी के पास आप चले जाओ। हम चले गए अशोक गुलाटी के पास। अशोक गुलाटी से मैंने कहा आप कौन सी पैमाना है, आप पे कौन सी कसौटी है? आज देश में आत्महत्या बढ़ रही है, हालात ख़राब हो गए हमारे, हम नंग हो गए, और रेट ऐसे दिए जाते हैं जैसे। राजपाल जी, ये जो आंदोलन है, आंदोलन कैसे मुमकिन हुआ? दोबारा से 26 तारीख के बाद एक तरफ से पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई थी, उसके बाद कैसे ये सारा मुमकिन हो सका, आंदोलन फिर से जो खड़ा हुआ, उसके बारे में बताइए। हालात यहाँ जो 26 तारीख को ड्रामा किया गया। 26 तारीख को हमें गलियारे दूसरे दे दिए गए, हमारे ट्रैक्टर हमसे पहले अराजक तक तो भेज दिए गए, जो वो 8 बजे 9 बजे पहुँच गए थे, लाइन में लगे हुए थे। जबकि हमारा कार्यक्रम 11 बजे से शुरू था, वो 8 बजे लाइन में लगे हुए थे, और उन्हीं के पीछे हमारे ट्रैक्टर चल दिए। हालांकि सब वापस कराए, सारी बात कराई। हमारे किसी भी आदमी ने एक मूंग भरी कहीं ठेला से या कहीं चुराई हो, क्या कोई और अनियमितता की हुई, उन्हीं का सारा ड्रामा था। एक दीप सिद्धू नाम का आदमी
जिसके द्वारा झंडा फहरा दिया गया, अराजकता करा दी गई और एक हमारा आदमी भी वहाँ शहीद हो गया। और वो सब कराने के बाद में पूरा आतंक इन्होंने कर दिया कि इन्होंने दूसरे धर्म का झंडा फहरा दिया, ये है, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, मतलब 50 तरह की बात इन्होंने करी। उसने बर्दाश्त किया, उससे कुछ संगठन पर असर पड़ा। भाई गलत तो गलत ही है। जब आप कह रहे हो, आप सारे यही कह रहे हैं, किसान जत्थेबंदियां ये कह रही हैं कि दीप सिद्धू ने झंडा लहरा दिया, लेकिन दीप सिद्धू ने कोई खालिस्तानी का झंडा नहीं लहराया। दीप सिद्धू ने तो सिर्फ एक केसरी झंडा, जो गुरुओं का झंडा, वो लहराया। तो उस पर एतराज क्यों हुआ जो किसान जत्थेबंदियों को भी? हाँ भाई, कोई व्यक्तिगत तो सही बात है, उसका भी नहीं एतराज होना था, पर वो ड्रामा था ना सरकार द्वारा ड्रामा किया गया था कि इन्हें बदनाम करें, संगठन को नेस्तनाबूद कर दे, इसी आधार पर वो उखाड़ दे। उसी को लेकर यहाँ 27 तारीख को 27 और 26 में जो किसान ट्रैक्टर आए थे वो हमने वापस कर दिए थे, जो काफ़ी दिन से काफ़ी आए थे। 28 की रात को यहाँ बहुत सारा फोर्स, 26 की रात को प्रयास किए गए थे, 26 को 27 को किए गए, 28 को किए गए। 28 को तो वो स्थिति थी कि सारा फोर्स यहाँ छावनी बना दी गई थी। और हमने इसी में मैंने पंचायत करी थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, और निर्णय ले लिया था कि कोई बात नहीं है, हम धरना तो वापस नहीं करेंगे, न छोड़ के जाएंगे, वो हमें अरेस्ट करें तो जेल जाएंगे। ये निर्णय ले चुके थे, उसी के लिए हम तैयार थे। वो सूची देने जा रहे थे, उसके बीच में पुलिस वाले आके बताते हैं कि तुम जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे बाद में तो यहाँ ये हाल हो रहा है कि देखो यहाँ भाजपा के गुंडे, भाजपा का विधायक डंडा लेते हुए हाय तो मच रही है। तो फिर टिकैत जी को एकदम ऐसा आया, अरे कि फिर तो मरना ही है, हमसे पीछे मेरे जेल जाने के पीछे तो जहाज तो मैं होगी, हम पे सरदारों पे या किसी पर लाठी टूटेंगी, इससे तो जेल का जाना, हमें आमने सामने मर जाना ठीक है। इसके लिए तब उनकी आंखों में से आंसू आ गए थे, और वो आंखों के आंसू जलधारा बहकर और एक बहुत बड़ा संगठन बनकर आज देश की जलधारा संगठन के रूप में बदल गई, और बहुत बड़ी लहर हमारे सामने आ गई। जनसमूह इस पर और हर जत्थेदार हर बॉर्डर पर जनसमूह जो से बढ़ता ही जा रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते, एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता, स्वामीनाथन के आधार पर एमएसपी लागू नहीं हो जाती, ये किसान यहाँ से वापस नहीं होगा। बिल वापस नहीं तो घर वापस नहीं। ये संकल्प लेके आए, या तो बिल वापस लेकर ही जाएंगे, या तिरंगा झंडा में लिपट कर यहाँ से मर के ही जाएंगे, उससे पहले नहीं। एक जो दूसरी किसान जत्थेबंदियां, जैसे सिंघू बॉर्डर पे संयुक्त मोर्चा भी है, सिंघू बॉर्डर पे, कुंडली बॉर्डर पे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है, वहाँ पे कोई भी सियासतदान नज़र नहीं आता। लेकिन इस स्टेज पे जो आपने भी देखा, आप मिले भी होंगे, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल यहाँ पर पहुँचे थे, वो भी टिकैत साहब को मिले थे। यहाँ पे जो सियासी है, उसके बाद हरसिमरत कौर बादल भी आए थे, हालांकि उनको आगे आने नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे इस गाजीपुर बॉर्डर पे सियासतदान का काफ़ी जो आना जाना बढ़ गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उनका था राजनीतिक आदमी, यहाँ आना जाना बढ़ गया, लेकिन मंच हमने किसी को नहीं दिया। साफ कह दिया कि मंच पर नहीं चढ़ने दे देंगे। मंच हमारा रहेगा, हम लड़ाई अपने बलबूते पे लड़ेंगे, बलबूते पर लड़ते आए हैं, बलबूते पर लड़ते रहेंगे। ना आंदोलन हिंसक कभी होने दिया, न हिंसक होने देंगे। हम गांधीवादी हैं, हम गांधीवादी हैं, हम भारतवासी हैं। हमारी आस्था पंचायत में, पंचायत के माध्यम से हम अपनी गुत्थी को सुलझाएंगे। किसी को मंच पर नहीं चढ़े देंगे। तुम्हें ये कुछ करना है तो अलग करो, या अलग से समर्थन दो। वही कल मध्य प्रदेश में गया था, मैं मध्य प्रदेश में गया था, तो वहाँ भी राजनीतिक अच्छी पंचायत थी। वहाँ के भी किसानों ने मुझे से पहले मंच पर नहीं चढ़ने दिया। केवल मेरी भारतीय किसानों की मंच अलग थी, और नीचे से ही हो, जैसे मेगा पाटेकर और भी आई 2-4, तो उन्होंने नीचे से ही अपना वक्त दिया। न मंच साझा किसी से किया है, न मंच साझा करेंगे। हम लड़ाई अपने बलबूते पर लड़ेंगे और आर पार की लड़ेंगे। यहाँ पे आप होते हो, पंचायत घर बनाया हुआ, किस तरह की यहाँ पे पंचायत होती है, कितने मेंबर होते हैं आपकी पंचायत में, और किस तरीके से फैसले लिए जाते हैं? इस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पंचायत 7 बजे से 9 बजे तक होती है। मैं ही संचालन करता हूँ, तो राष्ट्रीय महासचिव के होने के नाते मैं रोजाना लेता हूँ, सारी गतिविधियों पर विचार करते हैं। कमेटी अलग अलग बना दी गई हैं, अनुशासन कमेटी, ट्रैक्टरों की कमेटी, और जो एक कमेटी उस तरह की गोपनीय विभाग जैसे होता है कि कोई अराजक तत्व हमारे बीच में ना आ जाए।
कोई ऐसा तो हमारे बीच में न आ जाए कि हमारे संगठन को बदनाम करे। उसे भी देखना है, उसे भी पकड़ना है, कहीं पकड़े पकड़वाए, पुलिस को दिए। और आज भी हम उसी कड़ी में कि हम अराजक तत्वों को इस समय न बटने देंगे, न इसमें राजनीति होने देंगे। हम अपने बलबूते पर लड़ाई लड़ेंगे, अपने बलबूते पर लड़े रहें और आर पार की लड़ेंगे। जो ये फैसला जो लिया इन्होंने डकैत साहब ने कि 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम, ये भी क्या पहले पंचायत में बातचीत हुई थी, इस पर भी पंचायत हुई थी? नहीं, उन्होंने क्या, ठीक है, हमारे नेता ले लिया 2 अक्टूबर का। उन्होंने सरकार की गतिविधियाँ देख के लिया। सरकार जो पैतरा बदल रही है, जो अब तक पैतरा बदलती रही है, कोई मूड ही नहीं है इनका, तो हमें पीछे हटना ही नहीं है। हम भाई जब पहले 26 जनवरी तक की घोषणा कर दी थी पहले शुरू में, और 26 जनवरी को हुआ, इसी तरह से अक्टूबर की घोषणा उन्होंने कर दी है कि ये अक्टूबर तक चल सकता है। जब सरकार के यही पैतरे रहे तो हम हटने वाले नहीं हैं। जो 2 अक्टूबर का टाइम दिया, 2 अक्टूबर से पहले 15 अगस्त था, 15 अगस्त तक का भी टाइम दे सकते थे। 15 अगस्त का यूँ ही दिया कि इन्होंने साजिश करी है। भाई गणतंत्र दिवस पर कितनी बड़ी साजिश की है झंडे के साथ में, वो 15 अगस्त में वही हो सकता है। 2 अक्टूबर को भी कर सकती है अगर साजिश करने पे आए। वो झंडा थोड़ा फहरा जाएगा 2 अगस्त को, समाधि पर फूल पुष्पमाला पड़ेंगे तो समय कार्य सब चला झंडा जाएगा। फहराने का काम तो पहले भी नहीं था ना, पहले भी कॉल नहीं थी किसानों की कि झंडा फहरा जाएगा। हाँ, पहले भी नहीं थी बिल्कुल, पर वो माध्यम तो उन्होंने बना लिया उस तरह का। अराजक तत्वों ने आके सरकार के ओर से था कि हमें बदनाम करने के लिए, संगठन को तोड़ने के लिए वो सारी गतिविधियाँ बनाई गई। तो इनका मंसूबा नहीं पूरा होगा। किसान अपने बलबूते पर लड़ेगा, लड़ता रहा है और अपनी लड़ाई लड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।